स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आज का एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेंगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, वो खबरें जो तय करेंगी खबरों का एजेंडा। ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम सामने लाए हैं आपके पास आज का एजेंडा। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज का एजेंडा। भारत में कोरोना रिकवरी रेट पहुंचा 93.76%। 86 लाख से अधिक लोग हुए स्वस्थ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पहली RT-PCR मोबाइल टेस्टिंग वैन का किया उद्घाटन। ICMR उठाएगा टेस्ट का खर्च। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए उठाए सख्त कदम। चक्रवाती तूफान निवार के कल तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराने की संभावना। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने की तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों ने लिया तैयारियों का जायजा। NDRF की टीमें हर संभव स्थिति से निपटने को तैयार। गुजरात के केवड़िया में कल से शुरू हो रहे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर। केवड़िया में संविधान की 71वीं वर्षगांठ पर मनाया जाएगा संविधान दिवस। कल राष्ट्रपति करेंगे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। और एजेंडे की सबसे पहली खबर कोविड से जुड़ी हुई। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 86,04,955 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.76% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर 1.46% पर बरकरार है, जो कि बाकी देशों की तुलना में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 42,314 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का परीक्षण अंतिम चरण में है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदर पूनावाला ने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी, जो काफी सस्ती भी होगी और जो 70% तक कोरोना से बचाव में प्रभावी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR में सचल कोविड-19 RT-PCR प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसे स्पाइस हेल्थ और ICMR द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। परिषद की कोविड जांच के लिए ऐसी और प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है, जिनसे कोविड संक्रमण जांच की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रयोगशाला को NABL ने प्रमाणित किया है और ICMR ने मंजूरी प्रदान की है। इस लैब में आम लोगों को मुफ्त जांच की सुविधा मिलेगी। यह पहल कोरोना संक्रमण जांच को सस्ता और आम लोगों तक ज्यादा पहुंच की दिशा में एक कदम है। नमूने मिलने के 6 से 8 घंटे के भीतर ही जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। अभी जांच रिपोर्ट मिलने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्पाइस हेल्थ ने ICMR के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत पूरे देश में ये जांच सुविधा और नमूने एकत्र करने के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शुरुआत में पहली जांच सुविधा दिल्ली में स्थापित की गई है। आने वाले दिनों में ऐसी और प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी। पहले चरण में 10 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है। आरंभ में प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रतिदिन 1000 नमूनों की जांच की जा सकेगी। बाद में हर प्रयोगशाला में जांच की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 तक कर दिया जाएगा। एक ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कृत संकल्प है। ये प्रयोगशाला जल्दी जांच और इलाज में निश्चित रूप से मददगार होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस अवसर पर वो मौजूद रहे। और राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। हर रोज रिकॉर्ड स्तर से पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कल 4,454 नए मामले सामने आए, तो वहीं 121 लोगों की मौत भी हो गई। कल राजधानी में 37,707 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 4,454 पॉजिटिव मामले आए। वहीं एक राहत वाली खबर यह रही कि 7,216 लोग ठीक होकर घर लौट आए हैं। और अगर पिछले 10 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.83% है। रविवार को भी 121 लोगों ने दम तोड़ दिया था।
दिल्ली में कोविड-19 महामारी की बढ़ते संक्रमण के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। और दिल्ली के बाद अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से आने वाले लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होनी जरूरी होगी। राज्य सरकार द्वारा अभी जारी किए गए नए दिशा निर्देश के माध्यम से इन 4 राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। कल जारी इन दिशा निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से विमान से महाराष्ट्र के किसी भी विमानतल पर उतरने वाले यात्रियों को उतरने के समय से 72 घंटे के अंदर कोविड का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है। ये टेस्ट रिपोर्ट साथ न ले जाने वाले यात्रियों को RT-PCR टेस्ट विमानतल पर ही कराया जाएगा और एयरपोर्ट पर ही ये टेस्ट कराने के बाद खर्चा यात्री को ही इसका वहन करना होगा। इस टेस्ट में जिन यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उनसे संपर्क नियमानुसार उनका इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यों से चलने वाले या वहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों के सभी यात्रियों को भी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में घुसने से ज़्यादा 96 घंटे पहले ये सैंपल लिया जाना चाहिए, जिसके बाद नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट नहीं होगी और उसका उस स्टेशन पर लक्षण और बुखार की जांच की जाएगी। जिसमें लक्षण नहीं होंगे सिर्फ उन्हें ही आगे जाने दिया जाएगा। सड़क से आने वाले यात्रियों को भी राज्य की सीमा पर लक्षण और बुखार की जांच करनी होगी। जिसमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें गंतव्य तक जाने दिया जाएगा, जिनमें लक्षण होंगे उन्हें वापस घर लौटने का विकल्प दिया जाएगा। और हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, लगातार तैयारियां की जा रही हैं, टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और अब तो एक मोबाइल वैन भी लेकर आई गई है दिल्ली में, यानी कि अब लैब तक जाने की भी जरूरत नहीं है, लैब आपके द्वार तक पहुंच रहा है। सरकार की तैयारियों को लेकर के अगर कहें तो कहीं भी ढिलवाही नहीं है, लोग भी लगातार जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जो कोविड का संक्रमण है वो अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली उनमें से एक है। निश्चित तौर पे जो कल मोबाइल वैन उतारा गया है वो RT-PCR टेस्ट करेगा और एक दिन में 3000 सैंपल का टेस्ट करेगा और कल रात में ही उसको आजादपुर के इलाके में लगाया गया है ताकि वहां के भीड़ भाड़ के इलाकों में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो। और इस तरह के 10 मोबाइल लैब उतारे जाएंगे ICMR के सहयोग से और उससे लगभग 30,000 प्रतिदिन RT-PCR टेस्ट एडिशनल अलग से दिल्ली में हो सकेगा। क्योंकि RT-PCR टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि मात्र 6 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट दे देगा। जैसे कि कई बार अगर आप हॉस्पिटल में जाते थे तो कई बार 24 घंटे, 48 घंटे या कभी कभी 72 घंटे, 3-3 दिन तक रिपोर्ट आने में लगता था, लेकिन इसमें खासियत यह है कि 6 घंटे के अंदर RT-PCR के रिपोर्ट दे देगा। इससे फायदा ये है निखिल की जल्द से जल्द अगर कोरोना के पॉजिटिव मामले अगर 6 घंटे में पता चल जाता है तो एक तो उस व्यक्ति को आप आइसोलेट कर पाते हैं, इसके अलावा उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं उनको तुरंत पहचान करके उनको आइसोलेट कर सकते हैं ताकि वो संक्रमण को फैलने से रोका जाए। और ये केंद्र सरकार की पहल पे किया गया है, गृह मंत्रालय के पहल पे ये किया गया है और कोशिश यह हो रही है कि दिल्ली के अंदर RT-PCR टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ाया जाए ताकि संक्रमण को तुरंत पकड़ा जाए और उसको फैलने से रोका जाए। और जहां तक दूसरे राज्यों की बात किया जाए, खासतौर पे अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो पॉजिटिविटी रेट करीब 94% हो गया है और रिकवरी रेट, माफ कीजिएगा, रिकवरी रेट 94% हो गया है। पॉजिटिविटी रेट 4 के मतलब 5 के नीचे ही है, 4 से थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो 1.47% है, जो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम है। लेकिन निश्चित तौर पे कुछ महानगर है, चाहे वो दिल्ली हो, अहमदाबाद हो या बाकी कुछ शहर है, जहां पे केस बढ़ रहे हैं, जो पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि जाड़े में या फेस्टिवल में होगा ऐसा। लेकिन अभी भी वक्त है, अगर हम और आप सतर्क रहें, मास्क को पहने और जो सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम पालन करेंगे तो हम संक्रमण को निश्चित तौर पे रोक सकते हैं। और अगर कहीं भी आपको कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत जांच कराएं।
जी बिल्कुल, अब ये सावधानियां निश्चित तौर पर सभी को बरतनी होंगी, हमको, आपको और सभी लोगों को बरतनी होंगी। बात अगर दिल्ली की करें, महाराष्ट्र की करें, कुछ शहरों के जैसा कि आपने जिक्र किया जहां पर कोविड का संक्रमण तमाम कोशिशों के बावजूद बढ़ रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर ये जहन में आता है कि कहीं ये दूसरी लहर का प्रकोप तो नहीं सामने आएगा। किस तरह से इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, राज्यों की तरफ से क्या खुद तैयारियां की जा रही हैं और लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है? देखिए, लहर तो दूसरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ऑफिशियली भी कंफर्म है। यहाँ तक की बात है कि अगर दिल्ली की बात है तो ये तीसरी लहर है। ये आईसीएमआर ने कंफर्म किया है। आईसीएमआर के डीजी ने स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तीसरी लहर है और तीसरी लहर में संक्रमण ज्यादा होगा। संक्रमण ज्यादा इसलिए भी होगा क्योंकि पॉल्यूशन है, ठंड में निमोनिया के केसेस भी बढ़ते हैं और अस्थमा के मरीजों के लिए भी और दिल के मरीजों के लिए भी, या फिर जिनको सांस की तकलीफ है, उनको ज्यादा ये मुश्किल हालात पैदा करता है। तो जी। ऐसे में बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर ओल्ड एज के लोग हों या फिर जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, अस्थमा का प्रॉब्लम हो, वो ज्यादा सतर्कता बरते। और इसके अलावा अगर यंग लोग भी हैं ये, तो वो ये ना सोचे कि हमको नहीं होगा, अगर हो गया तो हम बचे रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मोर्टिलिटी अगर हम देखें तो 40 साल के ऊपर के लोगों को ज्यादा मोर्टिलिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको, चाहे वो यंग हो या फिर बुजुर्ग हो, सबको सतर्क रहना है और कोशिश ये करना है कि जब भी घर से निकले मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड हाइजीन का जरूर पालन करें। जहां तक दिल्ली की स्प्रेड होने की बात है, ये पहले से आशंका जताई जा रही थी क्योंकि देखिए सब कुछ खुल चुका है ऑलमोस्ट। दिल्ली के सारे बॉर्डर खुले हुए हैं, ये अगर दफ्तर सब खुले हुए हैं, मार्केट सब खुला हुआ है, लोग रोजी रोजगार के लिए अपना काम कर रहे हैं, सबको जाना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो प्रिकॉशन लेना है कि मास्क अगर आप प्रॉपर पहनेंगे, चूंकि मैं अभी घर पे हूं इसलिए मैं मास्क नहीं पहना हूं, लेकिन मैं जब भी बाहर जाता हूं तो पूरा कवर करके अगर मास्क पहनेंगे, डिस्टेंस का पालन करेंगे, तो निश्चित तौर पे संक्रमण को रोकेंगे और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। जी नितेंद्र, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र में तैयारियां की जा रही हैं कि कुछ राज्य हैं, गुजरात है, गोवा है, 4 राज्यों से जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उन पर ये कहा गया है कि वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आए, चाहे एयर ट्रैवल कर रहे हों, रेल से आ रहे हों या फिर रोड से आ रहे हों। किस तरह से इसका पालन कराया जाएगा और क्या ये बाकी दूसरे राज्यों में भी इस तरह के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं? देखिए, जो कोरोना की जो व्यवस्था है उसको रोकने का या कदम उठाने का राज्य को अधिकार है। राज्य को अपने हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से, उनके यहाँ पे क्या स्थिति है उसके हिसाब से वो कदम उठा सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र ने कहा कि अगर जो भी फ्लाइट 4 शहरों का नाम लेकर अगर वहां से फ्लाइट आता है तो आपको निगेटिव रिपोर्ट लेके आना होगा। तो ये निश्चित तौर पे अलग अलग राज्य अपने सिचुएशन के हिसाब से कि उनके यहाँ कितना केस बढ़ रहा है या कितना केस आ सकता है दूसरे राज्य से या दूसरे शहर से, तो उस हिसाब से वो अपनी अपनी पोजीशन ले सकता है। क्योंकि सबको अपनी चिंता है कि हमारे राज्य में संक्रमण ना फैले, उसको डाटा उसका कम हो, उनके लोग कम प्रभावित हो। इस वजह से राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कदम उठाए हैं और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे हर राज्य अपने स्तर से कदम उठाएगा। बिहार ने भी कुछ कदम उठाए हैं, उन्होंने भी करने का प्रोविजन किया है, यहाँ तक कि गाड़ी जब्त करने का भी प्रोविजन किया है कि अगर आप गाड़ी में भी नहीं पहनेंगे तो गाड़ी कर ली जाएगी। तो अलग अलग राज्य इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग सतर्क रहे, सेंसिटाइज रहे और कोशिश ये करें कि खुद संक्रमित ना हो। और निश्चित तौर पे अगर हम देखें कि अगर दिल्ली में भी देखिए कई सारे मास्क को लेकर के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जरूरी है हम सब के लिए, बार बार हम कहना चाहेंगे कि हम खुद का ख्याल रखें। बिल्कुल, हम खुद का ख्याल रखें, खुद सावधानी बरतें, खुद सजग रहें। और जैसा कि आपने कहा कि कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, नितेंद्र, डीडी न्यूज़ भी लगातार कैंपेन चला रहा है मास्क अप इंडिया का। तो मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें, जब तक कोरोना नहीं तब गया नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बने निम्न दबाव का प्रभाव पिछले 6 घंटों के दौरान कल करीब आधी रात पुदुचेरी से लगभग 440 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 470 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित हुआ है। अगले 12 घंटों में इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इसके साथ ही इस तूफान के 25 नवंबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों पर पहुंचने की भी आशंका जताई गई है। इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो चक्रवाती तूफान निवार को लेकर के चिंताएं बनी हुई हैं और मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिण पूर्व में कम दबाव वाला क्षेत्र
निवार चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हुआ है। तूफान के कल तमिलनाडु और पुदुचेरी के तट से टकराने की संभावना है। मछुआरों को तटीय स्थल से दूर बनाए रखने के लिए हिदायत दी गई है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में आने वाले तूफान से निपटने के संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने जानकारी दी कि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। और हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस, किस तरह से प्रभाव रहेगा निवार तूफान का? कब इसका जो लैंडफॉल है वो कब होगा, कहां पर होगा और किस तरह से इसका प्रभाव देखा जा रहा है? पहले इस बात मैं बता दूं कि कल दोपहर के बाद किसी में खासतौर से थोड़ा शाम की तरफ अगर हम देखें तब इसका लैंडफॉल होने की उम्मीद है। एग्जैक्ट जो टाइम है अभी कंफर्म नहीं कर पाई है आईएमडी, क्योंकि वो ट्रैकिंग कर रही है, कांस्टेंट ट्रैकिंग कर रही है। और ये जो साइक्लोन है इस वक्त इसको साइक्लोन में इसका जो तब्दील कर दिया गया, इससे पहले डीप डिप्रेशन था और अभी थोड़ी देर पहले ही आईएमडी ने एक एडवाइजरी इशू किया जिसमें इसका जो डीप डिप्रेशन से इसको साइक्लोन में इसको तब्दील कर दिया गया है और इसके बाद अगले 12 घंटे के बाद इसको सीवियर साइक्लोन में इसको तब्दील कर दिया जाएगा। और अगर मैं कहूं तो ये जो है तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच में जो जगह है निवार जो है इसका हम देख सकते हैं। और ये इसको अगर मैं कहूं तो तमिलनाडु पुदुचेरी के पास इसका लैंडफॉल होने की उम्मीद है। और इसको जैसे हमने बताया कि दोपहर के बाद करीब 4 साढ़े 4 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका लैंडफॉल हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम अभी आईएमडी ने हमें नहीं बताया। और इस वक्त हमें ये बताया जा रहा है कि करीब 15 एनडीआरएफ की जो टीम है वो तमिलनाडु पुदुचेरी में तैनात की गई है। और जितने भी मछुआरे हैं खासतौर से जो कोस्टल एरियाज में अगर हम बात करें तमिलनाडु पुदुचेरी के जो पूरा कोस्टल एरिया जो देखा जाता है उस जगह पे लोगों को सचेत किया जा रहा है, वहां से उन लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। खासतौर से जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं उन जगहों पे भी उनको लेके जाया जा रहा है। और वार्निंग दी गई है आईएमडी की तरफ से, रेड वार्निंग इशू की है कल के लिए जब इस सीवियर साइक्लोन का लैंडफॉल होगा। करीब 2 साल बाद तमिलनाडु में इतना बड़ा साइक्लोन हमें देखने को मिलेगा। 2 साल पहले एक साइक्लोन आया था जिससे काफी हद तक जान माल का नुकसान हुआ था। तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सबक जो स्टेट मशीनरी है उन्होंने लिया है और इस बार कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। इसी पर आपकी बात बढ़ाना चाहेंगे, जैसे कहा कि स्टेट मशीनरी ने सबक लिया है। आपसे जानना चाहेंगे कितना खतरनाक हो सकता है तूफान? स्टेट मशीनरी ने क्या सबक लिया है और क्या उसके लिए तैयारियां, आपने जिस तरह से बताया, क्या कुछ जो एक की पॉइंट्स हैं वो क्या कुछ रह सकते हैं? संक्षेप में बताइए। जी, 2-3 चीजें जो काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। एक तो जो सेंटर्स किए गए हैं, करीब 170 सेंटर्स किए गए हैं कुछ खास जगहों पे, तो वहां पे लोगों को लेके जाया जा रहा है, उनके रहने का, खाने पीने का उसकी देखभाल की जा रही है, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि एडवाइजरीज में ये भी बोला गया है कि मछुआरों को मना कर दिया गया कि टनल से लेके जो पूरा स्ट्रेच है पुदुचेरी तक, वो अगर स्ट्रेच की बात करें और साउथ कोस्टल जो आंध्र प्रदेश है वो उसकी बात करें तो उन जगहों पे जो मछुआरे हैं उनको समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। रेड वार्निंग इश्यू कर दी गई है। इलेक्ट्रिफिकेशन जो तारे हैं जी, चलिए, आपने लगभग अपनी बात पूरी कर ली है। तापस, आपकी बात हमारे दर्शकों तक पहुंच गई है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला एजेंडा गुजरात से है। गुजरात के केवड़िया में कल से शुरू हो रहे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। संविधान लागू होने की 71वीं वर्षगांठ पर गुजरात के केवड़िया में 25 और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस बार सम्मेलन का विषय सशक्त लोकतंत्र के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत सन 1921 में हुई थी और इस सम्मेलन में भारत में सभी पीठासीन अधिकारियों को नए विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच मिलता है। इस सम्मेलन में सभी प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के संविधान में दी गई प्रस्तावना को पढ़ेंगे। सम्मेलन के दौरान संविधान दिवस पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो इस जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस है, पीठासीन अधिकारियों का कॉन्फ्रेंस है, शैलेंद्र, इसकी ज़रूरत, इसकी महत्व पर भी जानकारी दीजिए। कितना महत्वपूर्ण है ये और किस तरह से ये एक दिशा दे सकता है लोकतंत्र का? जो एक पीठासीन अधिकारी हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक जो निगम है, निकाय है, उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस तरह से वो एक दिशा दे सकते हैं? बिल्कुल, हम जानते हैं कि कल से ये सम्मेलन शुरू हो रहा है, 80वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। और ऐसे में दरअसल जो विधायिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और लोकतंत्र में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे क्या भूमिका अदा की जा सकती है और उनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं और किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका पीठासीन अधिकारियों की होती है। तो ऐसे में जब एक साथ तमाम राज्यों के जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो बैठते हैं, चर्चा करते हैं, पीठासीन अधिकारियों के बीच चर्चा होती है, अहम मुद्दों पर गहन विचार विमर्श होता है, तो वास्तव में जो एक संतुलन की बात कही गई है विधायिका कार्यपालिका के बीच, न्यायपालिका भी हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण अंग है। तो ऐसे में क्या एक भूमिका होनी चाहिए और किस तरह से लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने में पीठासीन अधिकारियों की जो अपनी भूमिका है, विधानसभा अध्यक्षों की और लोकसभा अध्यक्ष की जो एक भूमिका है, तो उस पर एक गहन विचार विमर्श होता है और एक दूसरे के विचारों, नए विचारों को जानने का मौका मिलता है। तो बहुत अहम है, आज तमाम राज्यों से जो पीठासीन अधिकारी हैं वो गुजरात के केवड़िया पहुंच रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष सी प्लेन से दोपहर के बाद अहमदाबाद से यहाँ पर केवड़िया में यहाँ सी प्लेन के जरिए यहाँ उतरेंगे और उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे अहमदाबाद में। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा। 25 और 26 तारीख हम जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी है। तो ऐसे मौके पर जब ये 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा तो निश्चित तौर पर न केवल नए विचारों का आदान प्रदान होगा बल्कि लोकतंत्र में किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका पीठासीन अधिकारी निभा सकते हैं और तमाम नए विचारों के साथ किस तरह से आगे बढ़ा सकता है, इस पर निश्चित तौर पर फोकस होगा। और दूसरी बात यह है जो एक जगह का जो चुनाव किया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि सरदार पटेल जी की जयंती पर यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और किस तरह से देश और दुनिया ने देखा था जब सी प्लेन की औपचारिक शुरुआत यहाँ से हुई थी। प्रधानमंत्री खुद सी प्लेन के जरिए केवड़िया से अहमदाबाद पर की सी प्लेन के जरिए उड़ान भरी थी। तो ऐसे में दुनिया ने देखा था कि कितने कम समय में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो पर्यटन स्थल है वो विकसित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और छाप यहाँ जगह जगह दिखती है। तो निश्चित तौर पर वो भी एक, जब देश भर से तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, किस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर केवड़िया विकसित हुआ है, तो वो भी उसका एक संदेश देश के कोने कोने में जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसका संदेश देश के कोने कोने तक जाएगा। जगह का जो चुनाव है वो निश्चित तौर पर एक सोच समझ कर किया गया है। कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिन पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी, जो विचार मंथन होगा उसमें कौन से ऐसे बिंदु हैं आपके मुताबिक, या अगर उसके मिनट्स कुछ मिले हों तो उसके विषय में बताएं। बिल्कुल, हम जानते हैं कि इस सम्मेलन की शुरुआत में देखें तो लोकसभा अध्यक्ष इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उद्घाटन भाषण के साथ इस सम्मेलन की शुरुआत होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन होगा। तमाम जो विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ जो एक विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्रों पर एक तरह से खास तौर पर चर्चा होने वाली है और संतुलन
की कैसे महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पर विशेष तौर पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। कई जो देश के जो महत्वपूर्ण नेता हैं, जो विपक्षी तमाम दलों के, जो विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, अपने बात को रखेंगे, चर्चा में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्षों का संबोधन होगा और समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तमाम अहम मुद्दों पर तो चर्चा होगी और साथ ही साथ जो नए विचार हैं, जो अनुभव हैं, वो भी साझा किए जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब कोई सम्मेलन में सभी राज्यों के, विभिन्न राज्यों के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हो मौजूद होते हैं। अलग अलग विधानसभाओं में जो अनुभव है और जो लोकतंत्र में जो विधायिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, विधानसभाओं में जो एक जो परंपरा रही है, उन पर चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पर नए विचार सामने आते हैं। तो इस बार चूंकि जो विषय रखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, तो निश्चित तौर पर इन 2 दिनों में एक विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है और देखना होगा कि किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक तरह से देखें तो उस पर और गहन चर्चा होने की जो एक तरह से बात निकल कर आती है। लेकिन ये निश्चित तौर पर इस बार जो विषय रखा गया है वो अपने आप में बिल्कुल वो बेहद महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज का एजेंडा में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।